वेलकम टू एजुकेशन राइजर। मैं संजीव यादव, आपका इंग्लिश ट्यूटर, आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन राइजर में स्वागत करते हैं। और आज का जो इंग्लिश का टॉपिक है वो क्लास 10th और क्लास 12th है, दोनों के लिए है। और वो टॉपिक का नाम है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में जो टॉपिक एक निकल के आता है टेंस, उसको हम आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो और जैसा कि अगर आपको इंडिविजुअली हमें कांटेक्ट करना है किसी भी इशू के अकॉर्डिंग, तो आप हमें हमारे पर्सनल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि एजुकेशन राइजर के नाम से आपको फेसबुक पे मिल जाएगा। और आप हमें पर्सनली जीमेल कर सकते हैं, जो कि संजीव यादव pbh1@gmail.com के नाम से है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रांसलेशन आता है वो हिंदी इनको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आता है क्लास 10th में, जो कि 4 मार्क्स का होता है। और क्लास 12th में जो ट्रांसलेशन आता है वो 10 मार्क्स का होता है। और ये ट्रांसलेशन में जो टेंस है वो पैसेज में तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ नरेशन, वॉइस, सिंटैक्स में ही बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है। तो इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से वीडियो देखिएगा और आप एक नोट्स साथ ही साथ लेकर चलिए। हम जब सेंटेंस को लेकर आएंगे पहले उसकी हिंदी, तो आप लोग पहला आपका काम होगा कि पहले आप खुद उसको ट्रांसलेट कीजिए। आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और आप उसे खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। जब ना आए तब हमारा सलूशन देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें ट्रांसलेशन में जो पहले टॉपिक लेकर आए हैं वो टेंस है। तो टेंस क्या है, इसकी क्या डिफिनीशन है? तो टेंस इज़ द टाइम डिस्क्राइब बाय अ वर्ब शोन बाय इट्स ग्रामेटिकल फॉर्म। टेंस समय को कहते हैं या और जिसे एक वर्ब के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। शोन बाय इट्स ग्रामेटिकल फॉर्म, जिसे ग्रामेटिकल फॉर्म में व्यक्त किया गया है, दिखाया गया है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंस। 3 प्रकार के टेंस होते हैं और वो हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और इन जो टेंसेस हैं, जो 3 टेंस हैं, उनको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। Each tense is also divided into 4 parts, that is indefinite, continuous, perfect and perfect continuous। अर्थात अनिश्चित काल, अपूर्ण काल, परफेक्ट पूर्ण काल और परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण अपूर्ण काल। तो इन चारों को मिला करके 12 प्रकार के टेंस होते हैं। सो देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपको इसमें हिंदी चाहिए कि इसकी हिंदी क्या होगी, तो आप अपनी नोट्स लेकर बैठिए और जो हम शब्द को बोल रहे हैं उनको आप नोट डाउन करते चलिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको हम वर्तमान अनिश्चित काल बोलते हैं, इसे सिंपल टेंस भी बोलते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को वर्तमान अपूर्ण काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वर्तमान पूर्ण काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। इसी प्रकार से आप भूत अपूर्ण काल, भूत अनिश्चित काल, ऐसे आप जोड़ सकते हैं। हम अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए हम इनको वैसे ही पढ़ लेते हैं। आप लोग हमारे शब्दों को ध्यान दिए होंगे तो आप उन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मिस्टेक से यहाँ पे आपने पार्टा लिखा गया है, यहाँ पे पास्ट लिख रहे थे, हमसे गलती हो गई थी टॉपिक में, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, इसके लिए हम जो है क्षमा प्रार्थी हैं। तो यहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
इस प्रकार से हमारे 12 टेंस होते हैं। तो आज का जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान है कि इस प्रकार के जो वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, और ये जो टेंस होते हैं वो किसी भी व्यक्ति की जो है आदत का बोध कर जाता है, अर्थात यह आदत को भी दर्शाता है। जैसे इसमें लिखा है कि राम अपना काम रोज़ाना करता है, तो रोज़ाना करता है तो यहाँ पे क्या है, इसकी आदत को दिखा रहा है। अगर यहाँ पे हम रोज़ाना शब्द का इस्तेमाल ना करते, जैसे हम यहाँ लिख देते कि राम अपना काम करता है, तो करता है तब भी ये दिखाता है कि वो इसकी क्या है, आदत है। तो इसे ये जो सेंटेंस है इंडेफिनिट टेंस, ये सारे चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट स्पेशली वो आदत को दिखाता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो आदत को दिखाता है जो कि पास्ट में करता था, वो उसको दिखाता है। और देखते हैं इसके स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने अभी देखा ही ऊपर कैसे इसके स्ट्रक्चर हैं। ये राम अपना काम रोज़ाना करता है, तो जिसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, और इनको हम ज़्यादा इसमें रूल नहीं बताएंगे, इनको हम एक फार्मूला के ज़रिए समझेंगे। और इस फार्मूला ये दिया गया है, जैसे कि अगर हमको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की उसमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस जोड़ना है। अब सवाल उठता है कब यस या ई एस जोड़ा जाता है, या कब यस या ई एस दोनों नहीं जोड़ा जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में, मेन वर्ब में यस या ई एस जोड़ा जाता है, और सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो मेन वर्ब में यस या ई एस नहीं जोड़ा जाता है। बात ये समझ में आई होगी। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि कब यस जोड़ा जाता है और कब ई एस जोड़ा जाता है। तो यस तब जोड़ा जाता है जब मेन वर्ब में, जो मेन वर्ब का लास्ट लेटर होता है वो वाबिल हो, तो उसमें ई एस जोड़ा जाता है, और मेन वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, उसमें यस जोड़ा जाता है। चिंतित मत होइएगा, हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कैसे क्या है। जैसे लिखा है कि रमेश दिल्ली में रहता है। रमेश जो कि प्रॉपर नाउन है, और ये क्या है, सिंगुलर में है, तो रमेश लिख देंगे लिव, रहता है, इसमें हम क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, रमेश सिंगुलर में है। इन दिल्ली सिंपल सा है, कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। यहाँ पे हमने यस या यस का यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि डॉग्स क्या है, यहाँ पे पहले नंबर ये प्लूरल है, साथ ही साथ यहाँ पे पूरे डॉग्स की बात कर रहा है, पूरी इनकी कम्युनिटी की बात कर रहा है, सारे कुत्ते भौंकते हैं, इसीलिए मैंने डॉग्स के पहले दा का यूज नहीं किया जा सकता किया मैंने। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी सेंटेंस में उस पूरी कम्युनिटी की आदत को बोध कराता हो, चाहे वो कॉमन नाउन ही क्यों ना हो, उसके पहले हम दा का यूज नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। आशीष क्रिकेट खेलने मैदान में जाता है। यहाँ पे हमने गलती एक की है, यहाँ पे मैंने स्कूल किया है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा फील्ड। तो आशीष गोज टू फील्ड टू प्ले क्रिकेट। अब निगेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस में कैसे स्ट्रक्चर होगा और कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो निगेटिव में देखते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू या डज, फिर उसके बाद बी फर्स्ट, और यहाँ ध्यान देने वाली बात है यस या ई एस को नहीं जोड़ा जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब बात आती है कि डू का यूज कहाँ होगा और डज का यूज कहाँ होगा। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे डज का यूज किया जाता है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो अथवा आई और यू हो तो वहाँ पे डू का यूज किया जाता है। जैसे हम एक इसी एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं, रमेश विद्यालय में पढ़ने नहीं जाता है, तो रमेश डज नॉट गो टू स्कूल टू स्टडी। रमेश डज नॉट गो टू स्कूल स्टडी। रमेश मैंने लिख दिया, रमेश क्या है, सिंगुलर में है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग किया है। अगर प्लूरल होता तो हम यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग कर देंगे।
ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसकी जो भी PDF है जिसमें हम इसको स्लाइड में पढ़ा रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। और कोशिश मैं करूँगा कि इसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप इस PDF को पा सकते हैं। और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपकी इच्छा है। नहीं तो आप अगर PDF डाउनलोड कर लेंगे उससे बेटर कुछ नहीं है, हम PDF को प्रोवाइड कर देंगे कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तुम अपना काम स्वयं नहीं करते हो। अब यहाँ देखिएगा, यू सिंगुलर होता है, लेकिन इसका बिहेवियर क्या होता है, प्लूरल जैसा होता है। तो हम क्या लिखेंगे, यू डू नॉट डू योर वर्क, यू डू नॉट डू योर वर्क योर सेल्फ। और अगर आप ये कैसे हुआ है, इसको आप वही फार्मूले के जरिए ही फॉलो कीजिए, क्योंकि सबसे पहले जिसकी इंग्लिश लिखेंगे वो किसकी इंग्लिश लिखेंगे, सब्जेक्ट की। फिर क्या लिखेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हम मेन वर्ब लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। समझ रहे हैं? इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसको हम एक बार तोड़ के बता ही देते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम अपना काम स्वयं नहीं करते हो। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया भी होगा, एक वीडियो लेकर आया था सब्जेक्ट और वर्ब की वीडियो, उसमें मैंने आसानी से बताया था। मैंने कहा था अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहला काम होगा कि आप सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ना सीख लीजिए। अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पकड़ना आता है तो आप इंग्लिश में बहुत वीक हैं। मतलब कि इंग्लिश सीखने की जो पहली सीढ़ी होती है वो सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ना होता है। तो यहाँ पे देखिए किसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ तुम के बारे में बात हो रही है। तुम के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में हो रही है बात, तुम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा, हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट होगा कौन सा होगा, यू होगा, तुम। अब इसके बाद मैंने कहा था, उसमें फार्मूला अभी पढ़े हैं ऊपर। फार्मूला में क्या था कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग किया जाएगा, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ सवाल उठता है कि डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा कि डज नॉट का। तो मैंने अभी फार्मूला के साथ नीचे ये भी बताया था कि आई और यू सिंगुलर होते हुए भी डू नॉट को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू डू नॉट। फिर उसके बाद मैंने कहा था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग में लाई जाएगी। तो यहाँ मेन वर्ब क्या है, जो काम करता है। तो क्या करता है, वो काम करता है, करता है। तो करना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डू। केवल मेन वर्ब, इसमें यस या ईएस नहीं जुड़ेगा। मैंने एक वीडियो लेकर आया था, और नहीं तो आप हमारे जो कुछ बच्चे हैं हमारे इंडिविजुअल क्लास भी पढ़े होंगे, मैंने वहाँ पे ऑब्जेक्ट बताया था। ऑब्जेक्ट को पकड़ने का क्या काम होता है, तो हमने कहा था अपने आप से 2 सवाल पूछिएगा, किसको, क्या। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि तुम करते हो, तो आप एक सवाल पूछिए क्या करते हो, तो हम कहेंगे अपना काम। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अपना काम। सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, मेन वर्ब भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, अपना काम। उसके बाद मैंने कहा था क्या लिखना है, उसके बाद मैंने कहा था कि अदर वर्ड जो भी बचता है उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ स्वयं है, और स्वयं की इंग्लिश जो होगी वो योर सेल्फ होगी। अब आपका एक सवाल होगा, सर योर सेल्फ्स भी होता है। तो योर सेल्फ्स का जो प्रयोग किया जाता है तब किया जाता है जब यू जो है प्लूरल की तरह यूज किया गया हो। तो ये अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अजय रोज़, यहाँ पे हम 2 बार लिख दिए, इसको हम कट कर देंगे। अजय बस से रोज़ाना प्रयागराज नहीं जाता है। तो अजय क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, अजय डज नॉट गो टू प्रयागराज बाई बस रेगुलरली। अजय डज नॉट गो टू प्रयागराज बाई बस रेगुलरली। यहाँ पे बस के पहले दा का हम यूज़ नहीं करेंगे। कॉमन नाउन है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। बाई बस, बाई रेल, जब भी ऐसे करके आएँ तो बाई द बस, बाई द रेल, बाई द स्कूटर, बाई द बाइक, अर्थात दा का यूज ही नहीं करेंगे, बल्कि हम लिखेंगे बाई बस, बाई ट्रेन, बाई साइकिल, बाई फीट। यहाँ पे हम दा का यूज नहीं लिखेंगे। अगर हम लिखते हैं तो आपका ये सिंटेक्स में, 12th के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, सिंटेक्स में आपका एरर का पार्ट बनता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब जो सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं जनरली 2 प्रकार के होती हैं। एक होती है यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सर ये यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हैं, तो आपको हम हिंदी में समझाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य।
तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका हम उत्तर हाँ या ना में दे दें वो होते हैं यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या तुम अपना काम स्वयं करते हो, तो आपका एक ही उत्तर होगा कि हाँ करता हूँ, या फिर आप कहेंगे ना या नहीं करता हूँ। तो ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब इनकी जो फार्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, जो इनको ट्रांसलेशन करने का स्ट्रक्चर है वो कैसे है देखते हैं। तो ध्यान दीजिएंगे कि यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, हमने ज़्यादा यहाँ पे थ्योरी नहीं डाली, केवल फार्मूला पे किया हूँ और केवल मैंने सेंटेंस लिख के उनको ट्रांसलेट किया हूँ। तो क्या करना है आपको, ये फार्मूला अपने दिमाग में रख करके ही आगे चलना है कि यहाँ पे हम वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखेंगे डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब मैंने इसमें बहुत जोर दे के बोला है, बहुत बड़ी बात होती है क्वेश्चन मार्क। अभी चलिए हम कभी जो हम क्लास चलाने वाले हैं स्पेशली 12th और 10th के लिए, उसमें पोस्टमार्टम क्लास उसको हम बोल रहे हैं, उसमें हम प्रोज पढ़ाएंगे, सप्लीमेंट्री पढ़ाएंगे। तो उसमें हम आपको बताएंगे कब क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, और मतलब उसमें हम ये बताएंगे क्वेश्चन मार्क ना लगाने से कितना बड़ा ये सेंटेंस का अर्थ बदल गया, तो उसको हम बाद में बताएंगे। लेकिन ध्यान देंगे कि हमें जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे वहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम ज़रूर लगाएंगे। तो देखते हैं क्या तुम विद्यालय में पढ़ते हो। अब यहाँ साइंस लिख देंगे डू यू टीच इन स्कूल, सॉरी पढ़ाते हो, तो यहाँ हो जाएगा डू यू टीच इन स्कूल। आगे बढ़ते हैं, क्या विनय एसएससी की तैयारी करता है। अब आप अपने आप से खुद कीजिएगा, वीडियो पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा क्या इसका ट्रांसलेशन होगा। देखते हैं, तो यहाँ क्या है, डज विनय प्रिपेयर फॉर एसएससी। आगे बढ़ जाते हैं। अब जो दूसरा आता है सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मैंने कहा दो तरह से होती है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो उस प्रकार के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इसमें इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आपका काम क्या होगा कि वीडियो को पॉज कीजिएगा और जो सेंटेंस लिखा है उसका ट्रांसलेट कीजिएगा। जैसे लिखा है तुम बंदर को क्यों चिढ़ाते हो, तो आपको चिढ़ाने के लिए बोल दूँ, आप उसको ट्रांसलेट कीजिएगा टीस। आशा करते हैं आपने कर लिया होगा। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, वाई डू यू टीस मंकी, वाई डू यू टीस मंकी। आगे बढ़ जाते हैं, तुम्हारे पिताजी दिल्ली में क्या करते हैं। तो देखेंगे हम, व्हाट डू योर फादर डू इन दिल्ली, दिल्ली बोलते हैं इसको, वैसे प्रोनाउंस होता है इसका। कौन या किसने आने पर, अब आप उन सेंटेंसों के ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जिसमें कौन या किसने आते हैं। उनका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, देखते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो इनका जो फार्मूला है करने का वो है हु प्लस बी फर्स्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा, हु प्लस बी फर्स्ट, इसमें डू और डज नहीं आ रहे हैं। अभी जितने हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे थे उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर आ रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब अर्थात डू और डज का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ट्रांसलेशन करने का, हु प्लस बी फर्स्ट प्लस यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इसका ट्रांसलेट करना हो तो हम लिखेंगे हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश। मेन वर्ब में यस या ई एस जोड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मज़दूरों को खाना कौन देता है, मज़दूरों को खाना कौन देता है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, हु गिव्स फूड टू वर्कर। और ध्यान दीजिएगा, आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा, सवाल उठा होगा कि सर इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। हाँ, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वही सब्जेक्ट के बारे में वो पूछ ही रहा है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, किसका किसकी किसके आने पर, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका किसके किसके आने पर, और किसका किसकी किसके की जो इंग्लिश होती है हुज होती है।
क्या होती है, हुज होती है। जैसे इसका एक फार्मूला है, हुज प्लस नाउन प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखेंगे इस सेंटेंस में आखिर नाउन क्या है। अभी इसमें लिखा है, देखिए नाउन, देखिएगा इसमें नाउन क्या है, किताब। वह किसकी किताब पढ़ता है। तो इसमें देखेंगे क्या है, नाउन, वो है नाउन हमारी किताब। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए, वह किसकी किताब पढ़ता है। तो हुज बुक डज ही रीड, हुज बुक डज ही रीड। देखेंगे हुज लिखा मैंने, उसके जस्ट बाद नाउन लिखा किताब को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा डज, उसके बाद लिखा ही, फिर उसके बाद मेन वर्ब रीड। रमेश किसकी कार चलाता है, हुज कार डज रमेश ड्राइव। अब आते हैं अगले क्वेश्चन टाइप की ओर, कौन सा कौन सी कौन से आने पर। तो कौन सा कौन सी की जो इंग्लिश होती है वो होती है विच। इसका स्ट्रक्चर है विच प्लस नाउन प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखते हैं, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, इसको आप ट्रांसलेट कर लिए होंगे। देखते हैं क्या इसमें कैसे किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस को दो प्रकार से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहला कौन, पहले हम प्रीपोजिशन पहले लगा लें या हम प्रीपोजिशन को बाद में लगा लें। जैसे लिखा है इन विच स्कूल डू यू स्टडी, या फिर लिख सकते हैं फार्मूला के स्ट्रक्चर से, विच है उसके बाद क्या है, नाउन है, विच स्कूल डू यू स्टडी इन। दोनों ही सही है, आप जिस तरीके से चाहें वो तरीका अपनाएं, आपके सेंटेंस गलत नहीं होंगे। राम अंग्रेजी की कौन सी किताब पढ़ता है, ये ट्रांसलेशन है। तो हम ट्रांसलेट क्या करेंगे, विच इंग्लिश बुक डज राम रीड। अब अगला जो क्वेश्चन टाइप है वो कितना कितनी कितने आने पर। हमारे जो हमने बताई थी स्ट्रेटजी वही अपना रहे होंगे। आशा करते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके जो भी हिंदी है जो सेंटेंस है उसको लिख करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होंगे, तभी हमारे वीडियो को आगे देख रहे होंगे। अगर ऐसा करेंगे तभी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो कितना कितनी कितने की इंग्लिश दो होती है, एक होता है हाउ मच, एक होती है हाउ मेनी। हाउ मच और हाउ मेनी प्लस नाउन प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि सर हाउ मच का यूज कब होगा और हाउ मेनी का यूज कब होगा। तो हाउ मच का जो यूज होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। किसके पहले होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। हाउ मच का यूज किसके पहले होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। और हाउ मेनी का यूज कब होता है, काउंटेबल नाउन के पहले होता है। काउंटेबल नाउन के पहले हाउ मेनी का, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसका हो जाएगा, हाउ मच का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आगे सेंटेंस देख लेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है। तुम खाना खाने के बाद कितना पानी पीते हो, तुम खाना खाने के बाद कितना पानी पीते हो, यही सवाल है। तो पानी क्या है, पानी मटेरियल नाउन है। और आपको बता दें जो नाउन है 5 प्रकार के नाउन होते हैं, जिसमें मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। मटेरियल नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन, और जो एक होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये काउंटेबल नाउन में आता है। अगर नाउन को डिवाइड किया जाए नंबर में तो काउंटेबल नाउन में 3 रखे जाएंगे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और जो अनकाउंटेबल नाउन में रखे जाएंगे वो अबस्ट्रैक्ट रखे जाएंगे और मटेरियल रखे जाएंगे। अब देखिए पानी क्या है, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको हम केवल मेजर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक आफ्टर टेकिंग मील। आप यहाँ टेकिंग के स्थान पे ईटिंग भी लिख सकते हैं, एज यू विश।
नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। प्रयागराज में कितने बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चे क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू स्टडी इन प्रयागराज, समझ पा रहे होंगे। अब जो सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं वो क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार का जो सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट के बाद जस्ट हमको क्या कर देना है, नॉट का प्रयोग करना है। बाकी हमारा स्ट्रक्चर जो हमने पीछे पढ़ा है, जो फॉर्मूला, वही सारे अप्लाई होंगे। किंतु कौन या किसने आने पर हेल्पिंग वर्ब अर्थात डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। कौन या किसने आने पर डू नॉट का यूज नहीं किया जा सकता, बल्कि डज नॉट का यूज किया जाता है। सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे लिखा है, हु डज नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम रोज स्कूल पढ़ने क्यों नहीं जाते हो, तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल टू स्टडी। यहाँ पे वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल टू स्टडी डेली लिख दीजिएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल टू स्टडी डेली। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है। अब आ गया कौन है किसने वाला सेंटेंस, हम क्या लिखेंगे, हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश, हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश। तो इतना ही था आज हमारा जो टेंस है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, इसी लास्ट सेंटेंस के साथ हमारा ख़त्म होता है। और थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो भी इससे रिगार्डिंग आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुधारेंगे या फिर उसे हम बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग आउट।